सो हेलो एवरीवन, जय हिंद। एयरफोर्स 22-23 सितंबर का जो पेपर होने वाला है उसके लिए इस वीडियो में आपको ऐसे सवाल करवाने वाले हैं जो कि सीधे इस सवाल के पेपर में आपको हुबहू यही सवाल आपको देखने को मिलेगा। टॉप 50 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाएंगे जहां से एक एक सवाल आपके पेपर में हुबहू देखने को मिलेगा। अगर इसका एग्जाम डेट की बात करें तो आपका एग्जाम 22 और 23 सितंबर को होने वाला है। अगर आपने उसकी तैयारी नहीं किया है और एक सीट पक्की करना चाहते हो, सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो यह वीडियो को आप रट डालो। तो आज का आपका पहला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना के प्रथम भारतीय वायुसेना अध्यक्ष कौन थे? आपके पेपर में यह सवाल आएगा, भारतीय वायुसेना के प्रथम भारतीय वायुसेना अध्यक्ष कौन थे? बिल्कुल आप सही करोगे, एयर मार्शल सुब्रत मुखर्जी। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आप बिल्कुल सही करोगे। भारतीय वायुसेना के प्रथम भारतीय वायुसेना अध्यक्ष कौन थे? एयर मार्शल सुब्रत मुखर्जी, ऑप्शन नंबर सी। अब इसके एक्स्ट्रा फैक्ट को देख लेते हैं जो सीधे आपके पेपर में यह सवाल बनेगा। भारतीय वायुसेना का स्थापना कब हुआ था? बिल्कुल आप सही करोगे, 8 अक्टूबर 1932, याद रखोगे। आपके पेपर में एक्स्ट्रा यह सवाल बन सकता है, इसलिए इसको आप अच्छे से कवर करोगे। भारतीय वायुसेना का स्थापना कब हुआ था? 8 अक्टूबर 1932 को। अगर एक्स्ट्रा सवाल की बात करें, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर, आप याद रखोगे। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर। एक्स्ट्रा सवाल को आप अच्छे से कॉपी पर नोट करोगे या इसको याद करते जाओगे। भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है? तो आप याद रखोगे, नभ अस्पृश दीप्तम, ऑप्शन नंबर आप याद रखोगे। भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है? नभ अस्पृश दीप्तम। अगला नंबर सवाल है, भारतीय थल सेना के प्रथम सेनाध्यक्ष कौन थे? आप याद रखोगे। ये थल सेना की यहाँ पर बात कर रहा है तो फील्ड मार्शल के एम करियप्पा, आप याद रखोगे। भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? आप याद रखोगे, जनरल बिपिन रावत। जो कि आपके पेपर में सारे सवाल आपको देखने को मिलेगा। ये सारे इंपॉर्टेंट एवं स्टार टाइप के क्वेश्चन है जो आपके पेपर में देखने को मिलेगा। अगर आप एयरफोर्स के साथ और भी कोई डिफेंस की तैयारी करते हो तो यहाँ से सवाल आपको बहुत ही काम देंगे, यानी एक साथ आपकी तैयारी बहुत सारी हो जाएगी, ठीक है ना। खासकर यह एयरफोर्स वालों के लिए। चलिए, आपका आने वाला अगला सवाल है जो आपके पेपर में देखने को मिलेगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बिल्कुल आप सही करोगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? याद रखोगे, ये स्थित हो जाएगा बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बिल्कुल आप सही करोगे, बेंगलुरु। ठीक है, कभी कभी यहाँ पर यह सवाल बनता है कि इसरो का पूरा नाम क्या होता है? आप बिल्कुल सही करोगे, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन होता है। अगर एक्स्ट्रा सवाल की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हो जो कि आपके पेपर में सवाल बनेगा। इसरो का स्थापना कब हुआ था? बिल्कुल आप सही करोगे, 15 अगस्त 1969 को। इसरो का स्थापना कब हुआ था? 15 अगस्त 1969, आप याद रखोगे। आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। इसरो का स्थापना कब हुआ था? 15 अगस्त 1969 को। चलो, आपका आने वाला अगला सवाल, इसरो के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बिल्कुल आप सही करोगे, विक्रम साराभाई। इसरो के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? विक्रम साराभाई, आप याद रखोगे। भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन था? आर्यभट्ट, जिसको अंतरिक्ष में 9 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था, आप याद रखना। आपके पेपर में एक्स्ट्रा ये सवाल बनेंगे, आप इसको अच्छे से कवर करोगे। चंद्रयान 3 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? आप बोलोगे LVM-3M4। चंद्रयान 3 जो लॉन्च किया गया था किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? LVM-3M4, आप याद रखोगे। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में स्थित है, आप याद रखिएगा। ये सारे इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपके पेपर में बनेंगे। चलो, आपका आने वाला अगला सवाल देखना जो कि आपके पेपर में बनेगा। प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? बिल्कुल आप सही करोगे। प्लासी का जो युद्ध लड़ा गया था ये लड़ा गया था 1757 में। कब लड़ा गया था? 1757, आप याद रखोगे। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1757। ऑप्शन नंबर ए आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1757 में। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? 1764, आप याद रखोगे, ठीक है।
चलो, सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1857, आप याद रखोगे। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1857, आप याद रखोगे। आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। चलो, एक्स्ट्रा सवाल किसकी बात करते हैं जो आपके पेपर में बनेंगे। प्लासी का युद्ध किनके किनके बीच हुआ था? तो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। अगर आपने तैयारी नहीं किया है, एक सीट पक्की करना चाहते हो, तो अभी भी आपके पास 1 महीना का टाइम है, जिससे आपकी तैयारी पूरी अच्छी ढंग से हो सकती है। तो आप क्या करो, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि डेली इस चैनल पर आपको एयरफोर्स वाई ग्रुप का क्लासेज मिलेगा, जिससे आपका सिलेक्शन पक्का होगा। अगर आप डेली अभी से भी क्लास करते हो, यकीनन मानो आपका सिलेक्शन पक्का है। तो चैनल को आप सबसे पहले क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो। चलो, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बिल्कुल आप सही करोगे, 1764 में। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764, बिल्कुल आप सही करोगे। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 1761 में। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 1761, आप बिल्कुल सही करोगे। अगला सवाल, 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी? बिल्कुल आप सही करोगे। यह शुरुआत हुआ था मेरठ से, आप याद रखोगे, आपके पेपर में यह सवाल आएगा। 1857 की क्रांति का शुरुआत कहां से हुई थी? मेरठ से। वास्को डी गामा भारत कब आया था? बिल्कुल आप सही करोगे, 1498 में। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498, बिल्कुल आप सही करोगे। आपके पेपर में यह सवाल बनेगा। कहाँ में आया था? तो केरल के कालीकट बंदरगाह पर आया था। केरल के कालीकट बंदरगाह पर आया था, आप याद रखोगे। चलो, हंसाने वाली गैस, जिसको लॉफिंग गैस के नाम से जाना जाता है, उसका रासायनिक नाम क्या है? आपके पेपर में यह सवाल बनेगा। लॉफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड होता है, आप याद रखोगे। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड, जिसका सूत्र होता है N2O। जिसका सूत्र क्या होता है? N2O, आप याद रखोगे। आपका आने वाला एक्स्ट्रा सवाल, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम क्लोराइड, NaCl, आप बिल्कुल सही करोगे। भारी जल का सूत्र क्या होता है? D2O होता है, जिसे ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोलते हैं। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। चलो, आपका आने वाला अगला सवाल है, बेकिंग सोडा, खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बिल्कुल आप सही करोगे, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट, आप याद रखोगे। मास गैस किसे कहा जाता है? तो मीथेन को CH4। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है, आप याद रखना। आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। चलो, आपका आने वाला अगला सवाल है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? आपके पेपर में सवाल आएगा। लोकसभा बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? बिल्कुल आप सही करोगे। लोकसभा का अगर आपको सदस्य बनना है, तो आपका उम्र 25 वर्ष होना चाहिए। अगर आपको राज्यपाल बनना है, या राष्ट्रपति बनना है, या गवर्नर बनना है, या प्रेसिडेंट बनना है, तब आपका उम्र होना चाहिए 35 ईयर्स, आप याद रखोगे। आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो, आपका आने वाला अगला सवाल है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? आप याद रखोगे, 30 वर्ष। अगर आपको भारत का राष्ट्रपति बनना है, तो आपका उम्र कितना होना चाहिए? 35 वर्ष, आप याद रखोगे। अगर कोई पंचायत का चुनाव आपको लड़ना है, तब आपका उम्र कितना होना चाहिए? 21 वर्ष। अगर आप मतदान करते हैं, तो मतदान देने का आयु कितना होना चाहिए? 18 वर्ष। पहले ये जो था से 21 वर्ष था, लेकिन इसको 61वां संशोधन द्वारा हटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है, ठीक है। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का, ठीक है, याद रखिएगा। चलो, आपका आने वाला अगला सवाल है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आपके पेपर में सवाल आएगा। बिल्कुल आप सही करोगे। विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे। अगर अभी तक आप एयरफोर्स वाले व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हो, जहां पर सबसे पहले जो भी क्लास होता है, आपको सबसे पहले ग्रुप में बता दिया जाता है, एवं जो भी क्लास का PDF हो गया, वो सबसे पहले ग्रुप में, एवं जो भी नई वैकेंसी आती है ऑल इंडिया, सबसे पहले आपको कहाँ पता चलेगा? ग्रुप में, ठीक है। तो चलो, आप याद रखोगे। 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। एक्स्ट्रा सवाल की बात करें, तो आप यहाँ पर
देख सकते हो। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च, हमने अभी आपको बताया। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, आप याद रखिएगा। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, आप याद रखना। आपके पेपर में यह सवाल आपको देखने को मिलेगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? बिल्कुल आप सही करोगे, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है, आप याद रखिएगा। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून। ये सारे आप याद रखोगे, सारे इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपके एयरफोर्स वाई ग्रुप के पेपर में आपको देखने को मिलेगा। चलिए, 7 नंबर आपका सवाल है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? आपके पेपर में सवाल आएगा, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? बिल्कुल आप सही करोगे, कैनबरा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आप क्या करोगे? बिल्कुल राइट करोगे। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। आप याद रखोगे। अगर एक्स्ट्रा सवाल की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हो जो आपके पेपर में बनेंगे, अच्छे से कवर करना। जापान की राजधानी क्या है? बिल्कुल आप सही करोगे, टोक्यो। जापान की राजधानी आपका क्या हो जाएगा? टोक्यो, आप याद रखोगे। कनाडा की राजधानी क्या है? कनाडा की राजधानी हो जाएगा ओटावो। कनाडा की राजधानी क्या हो जाएगा? ओटावा, आप याद रखिएगा। ठीक है, आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। फ्रांस की राजधानी क्या है? बिल्कुल आप सही करोगे, पेरिस। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है? बिल्कुल आप सही करोगे, ऑस्ट्रेलियाई डॉलर होता है। ऑस्ट्रेलियाई क्या होता है? डॉलर। कंगारुओं का देश किसे कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है, याद रखना। ये सारे सवाल आपके पेपर में हुबहू आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो, आपका आने वाला अगला सवाल है, बिल्कुल अच्छे से कवर करना। शांति के समय दिया जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन है? आपके पेपर में सवाल बनेगा। तो शांति के समय दिया जाने वाला सबसे वीरता पुरस्कार अशोक चक्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल देखने को मिलेगा। चलो, इसके स्टेज सवाल की बात करते हैं। युद्ध के समय दिया जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा? परमवीर चक्र। अगर युद्ध के दौरान दिया जा रहा है तो वो हो जाएगा परमवीर चक्र, आप याद रखोगे। ठीक है, चलो, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न, बिल्कुल आप सही करोगे। खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न। खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे सर्वोच्च पुरस्कार कौन है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। चलोगे, साहित्य के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन है? ज्ञानपीठ पुरस्कार, आप याद रखिएगा। ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, आप याद रखिएगा। परमवीर चक्र पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? मेजर सोमनाथ शर्मा, आप याद रखोगे। परमवीर चक्र पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? मेजर सोमनाथ शर्मा, आप याद रखोगे। चलो, कबड्डी की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? बिल्कुल आप सही करोगे। कबड्डी के एक टीम में टोटल 7 खिलाड़ी होते हैं, आप याद रखना। आपके पेपर में यह सवाल आपको देखने को मिलेगा। अगला सवाल की बात करेंगे, क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? आपके पेपर में सवाल आएगा। क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी, आप याद रखोगे। बास्केटबॉल की बात करेंगे तो 5 खिलाड़ी होता है। बास्केटबॉल में कितना खिलाड़ी होता है? 5 खिलाड़ी। अगर वॉलीबॉल की बात करें तो वॉलीबॉल में आपका 6 खिलाड़ी होता है, आप याद रखोगे। वॉलीबॉल में कितना होता है? 6 होता है। ठीक है, चलो, खो खो में कितना होता है? 9 होता है, आप याद रखना। आपके पेपर में सवाल आएगा। पोलो की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 4 खिलाड़ी। ठीक है, पोलो की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 4 खिलाड़ी, आप याद रखना। ये सारे सवाल आपके पेपर में हुबहू आपको देखने को मिलेगा। एक बार आप सभी कमेंट करके बताओगे आपको क्लास कैसा लग रहा है, अच्छा खराब बुरा जो भी है, एक बार आप ईमानदारी पूर्वक कमेंट में लिखोगे, ताकि जो भी गलती मेरे में रहेगा मैं उसमें सुधार करूं। ठीक है, एक बार कमेंट करके आप लोग बताओगे आप लोग को क्लास से कैसा लग रहा है। चलो, 10 नंबर सवाल देखना, आपके पेपर में लड़ेगा। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? बिल्कुल आप सही करोगे। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? बिल्कुल आप सही करोगे, अमेरिका। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। चलिए,
एक्स्ट्रा सवाल की बात करते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किससे लिए गए हैं, तो आयरलैंड से लिए गए हैं। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वह किस देश से लिया गया है, आयरलैंड। चलिएगा, मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है, रूस सोवियत संघ से लिया गया है, आप याद रखोगे। ठीक है, आपके पेपर में यह सवाल बनेगा, पूछेगा कि जो मौलिक कर्तव्य हमारा देश के संविधान में है वह किस देश से लिया गया है, तो रूस से लिया गया है। ठीक है, चलिए, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से, यानी कुछ संशोधन करना है, कुछ करेक्शन करना है संविधान में, तो किस देश से लिया गया है, तो दक्षिण अमेरिका से लिया गया है, आप याद रखोगे। ठीक है, वर्तमान में कुल कितने मौलिक अधिकार है, तो 6 मौलिक अधिकार हैं, आप याद रखना। ये सारे सवाल आपके पेपर में देखने को मिलेगा। संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन द्वारा हटाया गया था, तो 44वें संशोधन द्वारा हटाया गया था, आप याद रखोगे। ठीक है, 1978 में। चलो, आपका आने वाला अगला सवाल, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, बिल्कुल आप सही करोगे। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, आप बिल्कुल सही करोगे, स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी, आप याद रखना। आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी, ऑप्शन नंबर सी। ये पूछेंगे तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन बी की कमी से बेरीबेरी, सी की कमी से स्कर्वी, डी की कमी से आपका क्या होगा, रिकेटस होगा। ठीक है, चलिए, एक्स्ट्रा सवाल की बात करते हैं जो आपके पेपर में आएगा। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस होता है, आप याद रखिएगा। ठीक है, चलो, विटामिन बी वन की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरीबेरी। विटामिन बी वन की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरीबेरी। चलो, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेटस, जिसको सूखा रोग भी कहते हैं। खून का थक्का जमने में कौन सा विटामिन मदद करता है, विटामिन के, आप याद रखोगे। कौन से विटामिन जल में घुलनशील है, तो विटामिन बी एंड सी। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, तो विटामिन बी एंड सी। ठीक है, चलो, आपका आने वाला अगला सवाल देखना, आपके पेपर में आएगा, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था, आपके पेपर में ऐसा सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था, बिल्कुल आप सही करोगे, चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आप क्या करोगे, बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और प्रधानमंत्री कौन थे, चाणक्य, जिसको कौटिल्य भी कहते हैं, आप याद रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और प्रधानमंत्री कौन थे, चाणक्य, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कौटिल्य बोलते हैं। ठीक है, चलो, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखा था, चाणक्य ने लिखा था। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखा था, चाणक्य ने लिखा था। ठीक है, चलो, अशोक किस वंश का शासक था, तो मौर्य वंश का। अशोक किस वंश का शासक था, मौर्य वंश का, आप याद रखोगे। कलिंग का युद्ध कब हुआ था, तो 261 ईसा पूर्व में हुआ था, आप याद रखोगे। कलिंग का युद्ध किस वर्ष हुआ था, 261 ईसा पूर्व में हुआ था, आप याद रखोगे। सांची का स्तूप किसने बनाया था, तो सम्राट अशोक ने बनवाया था। ठीक है, याद रखोगे। सांची का स्तूप किसने बनाया था, सम्राट अशोक ने बनाया था। ठीक है, जो कि आपके पेपर में यह सवाल आपको हुबहू देखने को मिलेगा। ठीक है, याद रखना। सांचे का स्तूप किसने बनाया था, सम्राट अशोक ने। कलिंग का युद्ध कब हुआ था, 261 ईसा पूर्व में। अशोक किस वंश का शासक था, तो मौर्य वंश का था। ठीक है, चलो, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, याद रखना। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, बिल्कुल आप सही करोगे। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, कोसी नदी को, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करोगे, आपके पेपर में यह सवाल आएगा। चलिएगा, अब इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं जो आपके पेपर में बनेगा। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, दामोदर नदी को। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, दामोदर नदी को, आप याद रखिएगा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा है, गंगा, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है, आप याद रखना। चलो, दक्षिण भारत का गंगा किसे कहा जाता है, कावेरी को, आप याद रखोगे। दक्षिण भारत का गंगा किसे कहा जाता है, कावेरी नदी को। वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है, गोदावरी को, आप याद रखोगे। मांजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है, ब्रह्मपुत्र, याद रखोगे। ठीक है, मांजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है, ब्रह्मपुत्र, आप याद रखिएगा। चलिए, बल का SI मात्रक क्या होता है, आपके पेपर में सवाल आएगा। बल का SI मात्रक क्या होता है, बिल्कुल आप सही करोगे। बल का SI मात्रक होता है न्यूटन। बल का SI मात्रक क्या होता है, न्यूटन, आप याद रखिएगा। आपके पेपर में यह सवाल आएगा। बल का SI मात्रक क्या होता है, न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी। बाकी तो आपको याद ही है, दाब का पास्कल, कार्य और ऊर्जा का जूल, शक्ति का वाट। ठीक है, चलिए,
एक्स्ट्रा सवाल की बात करें, कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल। कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल। दाब का पास्कल, शक्ति का वाट, और विद्युत धारा का एम्पियर आप याद रखोगे। ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? डेसिबल से। ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? डेसिबल से, आप याद रखिएगा, ठीक है। चलो, ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? आप याद रखिएगा। ये आपका हो जाएंगे नीरज चोपड़ा, ऑप्शन सॉरी, ओलंपिक स्वर्ण पदक की बात कराए ना, तो ये अभिनव बिंद्रा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे। चलो, एक्स्ट्रा सवाल की बात करते हैं। एथलेटिक्स में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? नीरज चोपड़ा। एथलेटिक्स में है, ठीक है, आप याद रखिएगा। ओलंपिक में लगातार 2 पदक जीतने वाली प्रथम महिला पीवी सिंधु थी। कौन थी? महिला की बात करेगा तो पीवी सिंधु आप याद रखोगे, ठीक है। और ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी, ठीक है। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब से हुई थी? 1896 से एथेंस से हुआ था, आप याद रखोगे। 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुए? पेरिस, फ्रांस में, आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, आपका आने वाला अगला सवाल है सिमलीपाल। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। सिमलीपाल हो जाएगा ओडिशा, ऑप्शन नंबर सी। सिमलीपाल आपका कहाँ में हो जाएगा? ओडिशा में। ऑप्शन नंबर सी आप क्या करोगे? बिल्कुल करेक्टेड करोगे, आपके पेपर में यह सवाल आएगा। चलो, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में है? असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में है? असम में। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कि शेरों के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ में स्थित है? गुजरात में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में स्थित है? मध्य प्रदेश में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो रॉयल बंगाल टाइगर के लिए, आप याद रखिएगा। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? रॉयल बंगाल टाइगर के लिए, आप याद रखना। आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। चलिए, करो या मरो, डू और डाई का नारा किसने दिया था? आपके पेपर में सवाल आएगा। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने, ठीक है। महात्मा गांधी जी ने दिया था, आप याद रखिएगा, ठीक है। और यह नारा कब दिया गया था? 8 अगस्त 1942 को, आप याद रखिएगा। चलिए, इससे इंपॉर्टेंट लेवल के सवाल को बात करते हैं। करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी जी के द्वारा 1942 में दिया गया था। तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आजादी दूंगा, ऐसा किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था, याद रखना। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, आप याद रखोगे। चलो, वायुसेना में ग्रुप कैप्टन का पद थल सेना के किस पद के समान होता है? अगर वायुसेना में कैप्टन का पद है तो ये थल सेना में किसके समान होगा? आप याद रखोगे, ये समान होगा कर्नल के समान। ऑप्शन नंबर बी आप क्या करोगे? बिल्कुल राइट करोगे। चलो, इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं। वायुसेना का स्क्वाड्रन लीडर थल सेना के किस पद के बराबर होता है? मेजर। वायुसेना का फ्लाइंग ऑफिसर थल सेना किस पद के बराबर होता है? लेफ्टिनेंट। थल सेना का जनरल के समक्ष वायुसेना का कौन सा? तो एयर चीफ मार्शल। अगर थल सेना में आप जनरल हो तो वायुसेना में कौन सा वह पद हो सकता है? एयर चीफ मार्शल। भारतीय नौसेना का सर्वोच्च पद कौन सा? एडमिरल, आप याद रखोगे। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को आपका थल सेना दिवस मनाया जाता है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? बृहस्पति, आप याद रखोगे, ऑप्शन नंबर सी। एक्स्ट्रा सवाल की यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। छोटा ग्रह आपका बुध हो जाएगा। लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है। भोर का तारा शुक्र को कहा जाता है। उपग्रह एकमात्र पृथ्वी का चंद्रमा है। सबसे निकट ग्रह कौन सा है? बुध, आप याद रखोगे। भारत के प्रथम डिफेंस मिनिस्टर कौन थे? रक्षा मंत्री कौन थे? बिल्कुल आप सही करोगे। बलदेव सिंह। कौन थे? बलदेव सिंह, ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा, एक्स्ट्रा सवाल की बात करते हैं जो आपके पेपर में आएगा। भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, आप याद रखिएगा। ये सारे एक्स्ट्रा सवाल आपके पेपर में देखने को मिलेगा। यहाँ से आपका रीजनिंग का प्रश्न स्टार्ट हो रहा है तो आप जवाब देते चलोगे। दिए गए श्रृंखला में अगला अंक क्या होगा? 2 के बाद 5 आ रहा है, 5 के बाद 10, 10 के बाद 17, 17 के बाद 26। तो 26 का अगला पद क्या हो आप कमेंट करके बताओगे, ठीक है। तो यहाँ से तो 3 हो गया, यहाँ से 5, तो 3
5 7 9, यानी दो दो का अंतर बढ़ते जा रहा है। तो 26 के बाद 11 बढ़ेगा, क्योंकि 9 तो यहाँ तक बढ़ गया, तो 26 11 37, 26 11 कितना हो जाएगा 37। ऑप्शन नंबर बी आप क्या करोगे, बिल्कुल सही करोगे। एकदम अति इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपके पेपर में पूछेगा। जिस प्रकार मोची का संबंध चमड़ा से, ये रीजनिंग का सवाल है, जिस प्रकार मोची का संबंध किससे, चमड़ा से, उसी प्रकार दर्जी का संबंध किससे, तो दर्जी का संबंध आपका हो जाएगा कपड़ा से। ऑप्शन नंबर सी आप क्या करोगे, बिल्कुल सही करोगे। चलो, आपका 23 नंबर सवाल देखना, एकदम इंपॉर्टेंट लेवल है जो आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। सवाल आपका क्या करे, यदि किसी कूट भाषा में कैट को 24 लिखा जाता है तो उसी भाषा में डॉग को क्या लिखा जाएगा। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, कैट को 24 लिखा जाता है। कहने का मतलब है अल्फाबेट के लेटर को इस प्रकार से क्रम में सजाया गया है, सी 3 नंबर पर, ए 1 नंबर पर, टी 20 नंबर पर, टोटल को जोड़ के ऐड किया गया है 24, यानी कैट को यहाँ पर लिख दिया है 24। अल्फाबेट में सी 3 नंबर पर आता है ना, तो उसी प्रकार से करके 24 लिखा गया। उसी प्रकार से आपको डॉग का करा कि डॉग कितना लेटर पर आएगा, तो डी कितना नंबर पर होता है, 4 नंबर पर। ओ कितना नंबर पर होता है, बता सकते हो आप, ओ कितना नंबर पर होता है, बिल्कुल आप सही करोगे। उससे पहले जी देख लो, जी कितना नंबर पर होता है, ए बी सी डी ई एफ जी, जी जो होता है 7 नंबर पर होता है, ठीक है। तो और ओ अगर हम गिनते हैं तो ये हो जाएगा 15 नंबर पर। ओ कितना नंबर पर आ जाएगा, 15। तो टोटल ऐड करेंगे तो 26 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आशा करते हैं कि आप ऐसे प्रश्नों को आसानी से समझ रहे होंगे। आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। ये भी सवाल बिल्कुल सिंपल है, अगर आप इसको सॉल्व कर सकते हो तो जवाब दोगे कमेंट में। देखिएगा सवाल क्या करे, एक व्यक्ति उत्तर की ओर 10 किलोमीटर, तो नक्शा में हमेशा जब भी उत्तर बनाओगे आप ऊपर की ओर बनाओगे, ठीक है। 10 किलोमीटर चलता है, यहाँ पर 10 लिख देते हैं, 10 किलोमीटर। फिर वह दाएं मुड़ता है, तो इसका दाएं किधर हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा, इसका दाएं इस साइड हो जाएगा, ठीक है। वह फिर 5 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 5 किलोमीटर, ठीक है। 5 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़कर, फिर वह इसका दाएं इधर हो जाएगा, 10 किलोमीटर चलता है। यहाँ मतलब ये 10 किलोमीटर, तो ये भी 10 किलोमीटर। वह फिर प्रारंभिक बिंदु, यहाँ पर था प्रारंभिक बिंदु, तो वह किस दिशा में, तो इधर कौन सा दिशा होगा, आप लोग बताओ देखकर, इधर कौन सा दिशा होना चाहिए। बिल्कुल आप सही करोगे, इधर पूरब इधर पश्चिम, इधर पूरब इधर पश्चिम, ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण, ठीक है। तो इधर आपका पूरब दिशा में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आप क्या करोगे, बिल्कुल सही करोगे। आशा करते हैं कि आप ऐसे प्रश्नों को आराम से सॉल्व कर लोगे। चलो, ब्लड रिलेशन का संबंध है जो आपके पेपर में आएगा। ए बी की बहन है, जो मतलब ए और बी में संबंध है, मान लो कि आप दो बहन हो जिसका नाम ए और बी है, ठीक है, समझ रहे हो। सी बी की माता है, एक इसमें सी की एंट्री हो रहा है, जो बी की क्या है, माता है, तो ये दोनों का ये मम्मी हो जाएगा, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, भाई बहन है, बहन है, तो ये सी है से मम्मी है, तो ये दोनों का क्या हो जाएगा, मम्मी। तथा डी जो है सी का पिता है, डी जो है वो सी का पिता, इसका पिता है, ठीक है। इस ये दोनों आपके मम्मी है, इसका पिता है, मतलब आपके मम्मी का पिता, आपके मम्मी का पिता आपको क्या लगेंगे, नाना, आपको क्या लगेंगे, नाना। तो यहाँ पर सवाल का है कि ए का डी से क्या संबंध है, मतलब ए का डी से क्या संबंध है, तो पोती और नातिन का, तो पोती और नातिन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आशा करते हैं आप ऐसे सवालों को अच्छे से समझ रहे होंगे। फिर से एक बार समझाएं या छोड़ दिया जाए, बताइए। सबसे पहले हम यहाँ पर आपको समझाएं, ये बी की बहन है, मान लो कि आप दो बहन हो, ठीक है, ये आप दोनों बहन होगी, और आपकी मम्मी, मान लो कि सी आपकी मम्मी है, फिर ठीक है। अब फिर यहाँ पर डी की एंट्री हो रहा है, डी जो है सी के पापा जी हैं, मतलब पिताजी हैं, तो ये आपके नाना ही हुए ना, मतलब आपकी मम्मी के पापा आपके क्या हुए, नाना। तो यहाँ पर सवाल का है कि ए का डी से क्या संबंध है, तो आपके नाना पोती नातिन का संबंध होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। चलिए, नातिन का संबंध होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलेगा, आपका आने वाला अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कोई एक अलग शब्द को चुने। आपके पेपर में ऐसा सवाल आता है कि एक अलग शब्द को आपको चुनना रहता है, ठीक है। तो गाय बकरी कुत्ता शेर, गाय बकरी कुत्ता जो है शेर एक पालतू जानवर मान सकते हैं, शेर भी ऐसे है, लेकिन शेर को हम लोग पाल नहीं सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी। कुत्ता को हम लोग पालते हैं, बकरी को, गाय को, लेकिन शेर को नहीं। चलिए, ये थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके लिए सूत्र की जरूरत पड़ता है। 3:30 हो रहा है, तो उसके बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा, तो इसके लिए सूत्र होता है 30H इंटू इंटू थीटा नहीं, 11/2, 11/2 -2 मिनट, ऐसा करके कुछ सूत्र होता है। यहाँ पर फॉर्मूला भी याद नहीं है, तो इस सवाल को हम छोड़ते हैं, ठीक है ना। अगर ज़्यादा टाइम बचेगा तो अगला वाला में इसको हम लोग देख लेंगे, ठीक है।
चलिए, ये भी बिल्कुल सिंपल। यदि 1 जनवरी को 2024 1 जनवरी 2024 को सोमवार था, तो 1 जनवरी 2015 को कौन-सा दिन होगा? इसके लिए आपको कैलेंडर पढ़ना पड़ेगा, जिसमें आपको कोड याद करना पड़ता है कि जनवरी में इतना दिन होगा। फिर आपको रविवार सोमवार का कोड याद करना पड़ता है, ठीक है। तो ये अभी आपको हम बताएंगे तो आपको समझ भी नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत लंबा जाएगा। इसलिए ये भी सवाल को हम यहाँ पर क्या करते हैं, स्किप करते हैं, क्योंकि ये दोनों आपको अच्छा से समझाना पड़ेगा, अच्छा से आपको पढ़ना भी पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। चलिए, ये भी देखिएगा, ये बिल्कुल सिंपल है। तो इसका जवाब आप लोग कहाँ दोगे? कमेंट में दोगे। आओगे 30 नंबर सवाल दोगे। भारत उत्तर प्रदेश लखनऊ के बीच सही समय दर्शाने वाला वेन आरेख कैसा होगा? यानी सबसे पहले आप इसके लिए 3 वृत्त होना चाहिए। भारत उत्तर प्रदेश लखनऊ, इसके लिए कौन सा वृत्त होना चाहिए? 3 अलग अलग वृत्त होना चाहिए, ठीक है ना। तो देख लोगे, सबसे पहले तो भारत ऐसे रहेगा, सबसे पहले तो ऊपर भारत है, और फिर उत्तर प्रदेश, फिर क्या हो जाएगा? लखनऊ। यानी एक के अंदर एक 3 वृत्त, ठीक है। ये वाला आपका ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।